जो इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा लगाया था इन कंपनीज़ पे, अब वो सोच रहे हैं कि यार ये जो मेरी वैल्यूएशन थी, क्या वो एक्यूरेट है या वो स्मोक एंड मिरर्स हैं? अब वो जो इन्वेस्टिंग का जो पूरा थीसिस था ना, वो अब शेक हो गया कि भई अब हम मज़ीद पैसा डालें कि नहीं डालें इसमें? क्योंकि अमेरिका में तो सेक्रेट काओ है वो। अरे ये तो एक ने बता दिया, ओ मैं तो फाउंडर हूँ, ओ मैं कोई ना कोई यूनिक चीज निकालूंगा। गूगल कोई यूनिक चीज नहीं है, फेसबुक कोई कुछ यूनिक चीज नहीं है। पहले से प्लेटफॉर्म चल रहे थे, इन्होंने उनको बेहतर ही किया था। लेकिन सिलिकॉन वैली में एक है, ये यूनिक चीज होनी चाहिए, यूनिक चीज होनी चाहिए। अब आपको इकोसिस्टम चाहिए पूरा उस यूनिकनेस। अगर वो इकोसिस्टम एस्टैब्लिश नहीं होता उसके चारों तरफ, तो आपकी प्रोडक्ट्स आगे नहीं जाते। फैमिली व्लॉगर्स एक नई वबा आई हुई है और उसने हर दुनिया में लपेट में लिया हुआ है। डकी भाई और इस तरह के और बहुत सारे हैं एंड उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो 5 साल से 15 साल के बच्चे हैं और उसको वो बुरी तरह शटर कर रहे हैं कि वो चीज़ों को ना तबाह कर रहे हैं कि वो उनको दिखा रहे हैं ऑल दैट ग्लिटर्स। अब बच्चे को क्या पता कि यार ये इसने क्या किया, लेकिन वो दिखा रहे हैं यार 20 साल 22 साल 23 साल का मैं बंदा हूँ, मैं बड़ा सुपर सक्सेसफुल हूँ, मैं बेस्ट खाने खाता हूँ, घूमता फिरता हूँ पूरी दुनिया में। तो बच्चों को इसी काम पे लगा दिया है। इस जनरेशन को अगर आप फोकस दे दें कि यार आपने पाइथन सीखनी है और एलएलएम्स के ऊपर काम करना है, डू समथिंग मून शॉट। तो ये ज़रा ऑडियंस को बताएँ कि जो लोग भी इस वक़्त 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं कुछ और भी करूँ, तो उसका स्टार्ट कहाँ से लें? कहाँ से हम शुरू करें इसको? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो स्टार्टिंग करनी है ना वो वाई से करनी है। वाई डू वांट टू डू द बिजनेस। तो मेरे लिए वो आसान इसलिए हो गया था कि मेरा वाई क्लियर था। मुझे ये पता था कि आई हैव टू डू समथिंग बिगर देन माई सेल्फ। आई वांट टू मेक अ डिफरेंस इन लाइफ ऑफ अदर पीपल। एब्सोल्युटली। तो वो जो वैल्यू है ना, जब अगर एंटरप्रेन्योर वैल्यू एक्सचेंज को समझ जाए और उसके पीछे पैशनेट हो जाए, जो भी वैल्यू है, वैल्यू को समझें और वैल्यू के पीछे जाके देखें कि क्या मैं ये वैल्यू बहुत अच्छी डिलीवर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। एंटरप्रेन्योर लाजमी हर एक का बनना जरूरी नहीं होता और एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी हार्ड। Walking through the shadows of the unknown, dreams in my pocket waiting through stone. Vultures circle waiting for me to trip, spitting fire, clutching dreams in my grip. Fury in my heart refuses to die. Every setback just a ticket to fly through the night with a howling scream. Entrepreneur in this wild, wild dream. Three sides of a coin. ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन अगेन। दिस इज़ अवर सेकंड एपिसोड और हमने पिछली एपिसोड में बात की थी कि भाई मेंटरशिप और कोचिंग कितनी ज़रूरी है और जब हम लोग बड़े हो रहे थे पाकिस्तान में तो हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था और हमने अपनी एक्सपीरियंस से ठोकरें खा के ये चीज़ें सीखी हैं। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो कोचिंग और मेंटरशिप है ये हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो। जब से सोशल मीडिया इंटरनेट आया है अब ये चीज़ें बहुत ईजिली एक्सेसिबल हो गई हैं। आप किसी भी मुल्क में बैठ के किसी भी कोच को मेंटर को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था लास्ट एपिसोड का और आज हम बात करेंगे कि अब इसको हम आगे के देखे कैसे चलें। यानी कि अगर कोई लोग मिड करियर के अंदर है, अपनी 30s में 40s में है, तो हमने बात की थी पिछली एपिसोड में कि भाई हर किसी को एक साइड हसल स्टार्ट करना ज़रूरी है इस एज में। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही जॉब पे अटके रहते हैं तो आप अपना होराइज़न जो है काफ़ी लिमिट कर लेते हैं। ऑफ कोर्स उसके जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट होते हैं वो भी काफ़ी लिमिटेड होते हैं। तो हमने बात की थी कि हर किसी को जो है एक और या एक से ज़्यादा साइड हसल्स जो हैं एक्सप्लोर करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि वो करें कैसे? आज हमने इस पे बात करनी है कि वो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, सोलोप्रेन्योरशिप है, वो क्या चीज़ है और वो हम किस तरह स्टार्ट करें? कहाँ से स्टार्ट करें? किस तरह अपने आप को एक्सप्लोर करें? ये सेल्फ असेसमेंट क्या होती है? कहाँ से स्टार्ट करें? तो आज हमारा डिस्कशन इसके ऊपर होगा। तो विदाउट फर्दर अडू अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, अली भाई कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। कैसे हैं यासीन आप, कैसे ठीक-ठाक। हैं अली आप? बड़ा मज़ा आया मुझे पिछली एपिसोड में, काफ़ी हमारा एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट था और मेरे ख़्याल में इस पॉडकास्ट की जो ब्यूटी है वो यही है कि हम तीनों का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा करियर बैकग्राउंड डिफरेंट है, हमारा हमारा हम जहाँ रहते हैं, मैं कनाडा में हूँ, आप यूके में हैं, अली भाई पाकिस्तान में हैं, तो लोकेशन भी डिफरेंट है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं कि हम अपनी तमाम व्यूज़ से एक-दूसरे से एग्री करें क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि थ्री साइड्स ऑफ अ कॉइन यानी कि हम तमाम जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम सबका एक व्यू पॉइंट है जो कि एक-दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। और यही हम चाह रहे हैं कि लोगों को हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पेश करें ताकि जिसको जो चीज़ रेज़ोनेट लगे वो उस पे अमल करके जो है अपना करियर का आगाज़ करें। तो
ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो अली भाई, आपको क्या फीडबैक मिला पिछली अपनी एपिसोड से? आपके कुछ कोलीग्स या ऑडियंस ने जिसने देखा होगा, तो कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक इस तरह का आया? I think everybody appreciated that it's a good start, and it's good that we are back again. और ये अच्छी बात है कि हमारी सेकंड एपिसोड भी अब आज हो रही है. So it's exciting that bringing different perspectives, and I like the idea that we share different backgrounds. We are based in different countries. तो और मज़े की बात है, जो इवेंट्स शेप अप हो रहे हैं वो पूरी दुनिया पे असरअंदाज होते हैं. तो जो भी चीज़ें इन चीज़ों में हो रही हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की और इन्वेस्टमेंट्स की, लीडिंग टू फाइनेंशियल फ्रीडम एंड ऑल दैट, तो ये सारा का सारा लोकेशन इंडिपेंडेंट है. और अगर कोई वाक़या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का होता है दुनिया के एक कोने में, उसकी बड़ी ज़्यादा बाज़गश्त सुनी जाती है दूसरे कॉन्टिनेंट्स में, और पूरी दुनिया को वो हिला के रख सकता है. वो भी ऐसे ही है। उसको भी टच करेंगे आज, मेरा ख़्याल है. बिल्कुल, हाँ, उसमें हमें टच करना है कि एक्साइटिंग. एक इवेंट, हाँ, एक इवेंट अगर चाइना में होता है तो उसका कितना इम्पैक्ट आता है यूएस मार्केट पे, और ऑफ कोर्स अगर यूएस मार्केट उसमें डिस्टर्ब होती है तो पूरी दुनिया पे उसका इम्पैक्ट आता है. तो ये भी एक मार्केट बड़ी फ्रेजाइल होती जा रही है आहिस्ता-आहिस्ता. यानी कि पहले तो एक आइसोलेटेड इवेंट होता था तो पूरी दुनिया उस पे इफ़ेक्ट नहीं होती थी, लेकिन अब जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो अपना एक रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट करती है अक्रॉस द वर्ल्ड. सॉरी मुस्लिम भाई, मैंने आपको कट ऑफ किया, आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल. हाँ जी. डीप सीक, nobody knew about deep seek till last week or earlier this week, and all of a sudden the whole world came to know about them. Small Chinese company, जबकि यूएस की कंपनीज ने, जो एआई कंपनीज हैं, दे हैव रेज्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फंडिंग, जिनमें ओपन एआई शामिल है, इलॉन मस्क की एक्स एआई है, amazon की है. तो देयर मैनी ऑफ दोज, एंड वी गॉट टू नो, हर जो हार्डवेयर यूज कर रहा है वो एनवीडिया कर रहा है. सो ऑल ऑफ दोज वर इंडिपेंडेंट, ऑल ऑफ दोज आर डिपेंडेंट ऑन एनवीडिया, and millions and billions of dollars are being spent to buy the latest and greatest hardware, saying that ये लाजमी है so that you can do the, जो उसकी AI की आपकी सारी उसको प्रोसेसिंग होती है, और आपने उसकी सारी की सारा जो भी उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है, और उसके जो सारा वो सारा करने के लिए उनको बताया जा रहा था कि ये सब कुछ चाहिए. जबकि डीप सीक ने R1 मॉडल जो अपना बनाया है, that has shattered all those myths. Number one, that it has proven that even you don't need the latest and greatest hardware GPUs. In fact, you can survive even with the older GPUs. जैसे चाइना के ऊपर अमेरिका ने बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी पिछले कुछ सालों से कि पूरा गेम से बाहर रखना चाह रहे थे आई की चाइना को. बट 3-4 years old GPUs यूज करके उन्होंने they have created this amazing product. और इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट पूरी यूएस की, चूंकि आई पर्सनली फॉलो स्टॉक्स, स्पेशली आल्सो यूएस स्टॉक मार्केट, एंड इट काइंड ऑफ ब्लू अप ऑन एवरीथिंग, जस्ट वेंट डाउन ऑन मंडे. और उससे अंदाजा हुआ कि यार हो क्या रहा है. तो फिर पता चला कि यार ये इम्पैक्ट इसी चीज़ का है कि जो एनवीडिया ने जो गेम बनाई हुई थी कि यार हमारा हार्डवेयर तो लाजमी चाहिए, इसके बाद तो हो नहीं सकता, और ये सारा लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, वो चीज़ शैटर हो गई है. एंड चाइना हैज़ काइंड ऑफ प्रूवन यार नहीं है, हैंग ऑन गाइस, वी आर आल्सो इन द गेम. सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. और सेकंडली इतनी ज़्यादा फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो नाउ ऑल दोस टेक जायंट्स, यूएस टेक जायंट्स आर रियली रियली थिंकिंग हार्ड कि ये हुआ क्या है. उसमें जो मज़े की बात है ना, वो ये है कि जो इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा लगाया था इन कंपनीज़ पे, अब वो सोच रहे हैं कि यार ये जो मेरी वैल्यूएशन थी इन कंपनीज़ की, क्या वो एक्यूरेट हैं या वो स्मोक एंड मिरर्स हैं? तो क्योंकि अभी तो सिर्फ़ ये एक मॉडल आया ना, अब हो सकता है वो एजीआई की तरफ जाएँ, और जिस जिस एजीआई को अप्रोच करने में अभी साल लगेंगे इन टेक जायंट्स को यूएस में, हो सकता है चाइना वो बाय एंड ऑफ 2025 जो है या 2026 में वो लॉन्च भी कर दे। तो अब वो जो इन्वेस्टिंग का जो पूरा थीसिस था ना, वो अब शेक हो गया कि भाई अब हम मज़ीद पैसा डालें कि नहीं डालें इसमें, क्योंकि ये तो कमोडिटी बनती जा रही है। Hey everybody, Yasin Nizami here. I truly believe that everyone must have their personal brand in this day and age. Not because you want to show off or brag about it, but to show the world what you are capable of, what you can do to help them out, what you can offer to make this world a better place, especially for techies. Why? Because I have been there. I'm an engineer by trade. I have spent 20 years of my career doing different roles.
as a programmer, as a developer, as a technical support engineer, as a professional services consultant, as a sales engineer, and now in sales, I know how important it is to create a personal brand, because if you don't show to the world what you're capable of, nobody knows you exist in this competitive world. So for that, I created a course for the techies, for the tech professionals, to build their personal brand from zero in the next 7 days. If you take this course and follow the instructions, I can tell you in 6 months, and you're going to come back to me and say, Yasin, this course has definitely helped me to establish my personal brand in this competitive world. So if you want to join me on this journey to establish our personal brands, click on the link below, take this course, and let me know how you're doing it. Let's get started. और सारा गेम ही इसी चीज का है। मुझे याद है 2018 में हमारे एक दोस्त हैं फरहान अहमद, आजकल एचबीएल में होते हैं, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट की थी बुक। वो आई थिंक कैफूली नाम था उसका, कैफूलिन लिखी थी। ये वहां रहा हुआ, सिलिकॉन वैली में रहा हुआ है, ताइवान का बंदा है, और ये आजकल उस जमाने में चाइना में था, अभी भी वहीं पर है, एआई पे काम कर रहा है। तो उसने वो किताब लिखी थी, उसका नाम था एआई सुपर पावर्स, चाइना, सिलिकॉन वैली एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। 2018 में लिखी थी, आज से कोई 7 साल पुरानी किताब है वो। तो उसमें जो इतने 2-3 बातें मेंशन की थी ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि नजर आ रहा है कि वो क्या किया है उन्होंने। एक तो ये कि वो मैं लफ्ज बेशर्मी नहीं यूज करूंगा, लेकिन ये कि वो जो कॉपी का जो है ना सिलसिला, के इतनी जल्दी कॉपी होता है, उसके लिए आपकी जो आइडिया की प्रोटेक्शन है, क्योंकि चाइना में इसका कोई रिगार्ड नहीं है। अमेरिका में तो सेक्रेट काउ है वो, अरे ये तो एक ने बना दिया, ओ मैं तो फाउंडर हूं, ओ मैं कोई ना कोई यूनिक चीज निकालूंगा, ओ जबकि गूगल कोई यूनिक चीज नहीं है, फेसबुक कोई खुद यूनिक चीज नहीं है, पहले से प्लेटफॉर्म चल रहे थे, इन्होंने उनको बेहतर ही किया था। लेकिन सिलिकॉन वैली में एक है ये सिलसिला कि जी यूनिक चीज होनी चाहिए, यूनिक चीज होनी चाहिए। चाइना ने वो जो था कि जी आप कोई भी चीज बना लीजिए, हम उसकी कॉपी बनाएंगे, और इतनी जल्दी कॉपी बनाएंगे, और उसके चारों तरफ ऐसे इकोसिस्टम खड़ा कर देंगे कि आप फर्क हो जाएंगे। तो वो जो था ना मिथ कि वो यूनिक होना चाहिए तो फिर वो प्रोटेक्टेड होगा, वो चाइना ने बस्ट कर दिया। अब आपको इकोसिस्टम चाहिए पूरा उस यूनिकनेस के। अगर वो इकोसिस्टम एस्टैब्लिश नहीं होता उसके चारों तरफ, तो आपकी प्रोडक्ट आगे नहीं जा सकती। तो एक तो उन्होंने ये मिथ बस्ट किया। दूसरा मिथ ये बस्ट किया कि जो डेटा चाइनीज गवर्नमेंट प्रोसेस कर सकती है विद पावर, कोई मुल्क नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ प्राइवेसी इश्यूज खड़े हो जाएंगे। ये मसला है, वो मसला है, वो मसला है, ये मसला है, क्योंकि वहाँ पे उस तरह की चीजें नहीं है ना, कोई एथिक्स वगैरह। वहां उनकी जो पावर है वो कंट्रोल है उनका, बिल्कुल। और उसके थ्रू उन्होंने जो डेटा फैच किया हुआ है, जितना डेटा चाइना के पास है, इतना डेटा अमेरिका के पास नहीं। अमेरिका तो परमिशन लेते लेते ही टाइम निकल जाएगा उनका, और वहां पे वो और उन्होंने वैसे ये वाला भी यूएस तो फिर भी काफ़ी लीजेंड है इस मामले में। यूरोप तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यूरोप में तो अभी एआई की कोई कंपनी ने लॉन्च भी नहीं किया, वो अभी से एआई रेगुलेशंस बना रहे हैं और उसको इतना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वहाँ कंपनी कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो लेकिन चाइना में तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, जब तक आप एसेंस नहीं समझेंगे ना, वो हम बात आई थिंक लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, वो एआई की जब तक आप एसेंस नहीं समझेंगे, तब तक आप ये सारे सेफगार्ड्स लगाते रहेंगे, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आपको एसेंस समझनी है कि ये है क्या, और लोगों को टाइम इसी चीज पे लगाना चाहिए। इस पे नहीं लगाना चाहिए कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसको ये मैनेज कैसे करना है, उसको ये लगाना चाहिए कि यार ये है क्या भला। उसको समझने में कोई नहीं लगा रहा है कि इसको समझा जाए। अगर समझा गया होता तो हम, जैसे चाइना ने ये ब्रेक कर दिया ना मिथ जो था उन्होंने, कि जी तो हम कर सकते हैं, इतने जीपीयूज चाहिए, इतनी चीजें हमें चाहिए करने के लिए। उन्होंने कहा है नहीं, बनाना तो है। उनको ये बोला गया होगा यार बनाना तो है, बनाओ। तो उन्होंने कहा कि भूल जाओ कि नहीं बन सकता, बनाना है। उन्होंने बना दिया उसको किसी न किसी उससे। तो जो मिथ होता है ना, वो आपको रोकता है बहुत सारे कामों से। यार उन्होंने कह दिया है, तो प्रोबेबली वो यही कर रहे थे, न्वीडिया भी यही कर रहा था, और सैम एल्टमैन भी यही करते फिर रहे थे कि लोगों से यही बोल रहे थे कि यार ये नहीं हो सकता, सोचना भी नहीं हो सकता, सोचना भी नहीं। और ये मुझे याद है, मैं इसका इसने वर्ल्ड टूर किया था सैम एल्टमैन ने, घूमता फिरता रहा है काफी मुल्कों में। तो वहां पे ये किसी इंडिया की, हाँ, एक मैंने देखी थी वीडियोस की, कोई वो था, उसमें उसे पूछा था कि भाई अगर मैं यहाँ पे इंडिया में कुछ जबरदस्त इंजीनियर जमा कर लूं और $10 मिलियन दे दूं, वो कह रहा है सोचना भी नहीं। उससे कह रहा है बट सोचना भी नहीं, लेकिन करो जरूर। वो तो आपको पता है ना, डिप्लोमेसी तो चाहिए। हाँ। सोचना भी नहीं मतलब ये कि यार मैं अल्टीमेट हूं और हमने कमाल काम कर दिया है,
सोचना भी नहीं, बट आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो अब ये दो चीजें साथ नहीं चल सकती। हुँ। आपको वो हटाना होगा कि भाई क्यों नहीं हो सकता, और चाइना ने ये हटा दिया है कि ये क्यों नहीं हो सकता। क्यों, तो उन्होंने उनकी जो डिक्टेटरशिप है इस चीज के अंदर कि भाई मुझे तो चाहिए हर सूरत में, हाँ। इसमें कोई और रास्ता नहीं है, करना ही करना है। तो अच्छा, मैं एक बंदे से बात कर रहा था, वो साउथ साउथ अमेरिका में होता है, अ, कोलंबिया में। तो वो कहता है कि साउथ अमेरिका में अगर आपने ईवीज़ देखी हैं तो आपको सिर्फ़ बीवाईडी नज़र आती है, जो कि चाइनीज़ कंपनी है। टेस्ला आपको बिल्कुल नज़र नहीं आती। टेस्ला आपको नज़र आती है सिर्फ़ नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि यूएस, कनाडा में या फिर यूरोप में। अगर आप इवन आप साउथ एशिया में जाते हैं, तो वहाँ सिर्फ़ चाइनीज़ ईवीज़ ही नज़र आती हैं। तो ये तो उन्होंने ये जो पॉलिटिक्स के ज़रिए चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स को रोका हुआ है, वरना तो टेस्ला को भी डुबो देंगे बहुत जल्दी। वो तो टेस्ला का जी, जी। साइबर ट्रक अभी फैसलाबाद में स्पॉट किया गया है। मैं और आपको ये काफ़ी अच्छी पाकिस्तानी कनेक्टिविटी खबरें होती मैं है। आपको बताऊँगा कि यार लोकली क्या-क्या हो रहा है। बिल्कुल। नहीं, वो जबरदस्त उन्होंने जबरदस्त बात। वो उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग मीम्स चल रही थी कि उसकी डिग्गी ओपन की और क्या देखें जी कितनी स्पेस है और बंदे अंदर बैठे ताश खेल रहे थे उसमें। तो एक्सीलेंट। दैट्स बेसिकली एन एग्जांपल कि अगर इसको एक और एंगल से देखें ना, जैसे आपने बात की कि चाइना ने वो मिथ बस्ट किया, लेकिन इसलिए इसी तरह उन्होंने पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। मतलब हम लोग अगर कहते हैं ना कि टैलेंट हर जगह होता है, तो टैलेंट तो पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में भी है, चाइना में भी है, इंडिया में भी है। और इंडियंस भी आप जूते मार रहे हैं एक-दूसरे को कि यार देखो चाइना ने कर लिया है और हम नहीं कर पाए। तो यहाँ पे बिल्कुल। डिबेट्स क्या चल रही हैं, जो हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए ना, तो आजकल डिबेट चल रही है, फैमिली व्लॉगर्स एक नई वो आई हुई है, वबा आई हुई है और हुँ, उसने सारी दुनिया अपनी लपेट में लिया हुआ है। डकी भाई और इस तरह के और बहुत सारे हैं एंड दे आर एक्सपोजिंग देयर लाइफ एंड उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो 5 साल से 15 साल के बच्चे हैं और उसको हुँ, वो बुरी तरह शटर कर रहे हैं कि वो चीज़ों को ना तबाह कर रहे हैं कि वो उनको दिखा रहे हैं ऑल दैट ग्लिटर्स। अब बच्चे को हुँ, क्या पता कि यार ये इसने क्या किया, लेकिन वो दिखा रहे हैं यार 20 साल, 22 साल, 23 साल का मैं बंदा हूँ, मैं बड़ा सुपर सक्सेसफुल हूँ। मैं बेस्ट हुँ, खाने खाता हूँ, घूमता फिरता हूँ पूरी दुनिया में। तो बच्चों को इसी काम पे लगा दिया है। हुँ, अब ये अगर ये हुँ, साइड ज़रा हटा दी जाए, अगर फ़ोकस किया जाए कि अगर ये जो हमारा नौजवान है, यूथ है, इस जनरेशन को अगर हुँ, आप फ़ोकस दे दें कि यार आपने हुँ, पाइथन सीखनी है और एलएलएम्स हुँ, के ऊपर काम करना है, डू समथिंग हुँ, मूनशॉट। मूनशॉट हुँ, होनी चाहिए ना इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसा काम करो जो सितारों पे कमर डालने वाला हो। तो फिर थोड़ा बहुत आप कर ही लेंगे। अगर चलो चाँद का सोचेंगे तो चलो सितारों में तो आप सितारों तक तो पहुँच ही जाएँगे। तो वो पाकिस्तानी भी कर सकते हैं, बट दे नीड टू गेट फोकस्ड। और इसी तरह एक दोस्त है मुदस्सिर को आप जानते हैं, मोहसिन, ये स्वीडन में रहते हैं। मुदस्सिर मुबशिर जो भाई हैं। रिसेंटली केम एंड उनके साथ उनके भाई भी थे जो इधर होते हैं मीरपुर में। और मीरपुर में उन्होंने एक सोलर सोलर तो नहीं, इलेक्ट्रिक कार्ट निकाली है, बेसिकली बनाई है। वैसे गोल्फ कार्ट आती है कोई तकरीबन ना 7-8 मिलियन की। इन्होंने कोई इंडिजिनस बनाई है कोई 3 मिलियन की और सारी इलेक्ट्रिक है। और उसके उसको वो यूज़ कर रहे हैं लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए मीरपुर में। दैट मीन्स कि वो वहाँ पे जो लोग हैं उनको ₹20 लेते हैं या ₹30 लेते हैं और उनको एक अच्छा उन्होंने मुतबादल प्रोवाइड कर दिया ट्रांसपोर्ट का। और वो बड़ा मज़े की चीज़ चल रही है, वो एवरीबॉडी इज़ लविंग इट। जो लोकल्स हैं, दे आर रियली एप्रिशिएटिंग कि यार ये आपने बड़ा अच्छा काम किया, सस्ती तरीन है, गाड़ी कर दी है। और गाड़ियों वाले मेहंदी मेहंदी के लिए बुकिंग करा रहे हैं क्योंकि वो एक इनोवेशन सी है ना, वो गोल्फ कार्ट के ऊपर उन्होंने वो लगाई हुई है, मेहंदी के फूल-शूल लगाए हुए हैं। तो गाड़ियों वाले दूल्हा भी बुकिंग उसमें करा रहे बैठ हैं, के तो आएगा। दे आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। मैं उन्हें कहता हूँ यार इसको इस्लामाबाद लेके आओ, इसको स्केल करो। वो ये एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छी चीज़ है और इंडिजिनस किस्म की इनोवेशन है। हुँ। और वो लोकली मेड है, यानी कि हर चीज़ लोकली प्रोड्यूस्ड है तो पाकिस्तान में? ये है जी डीप सीक। अब डीप सीक से If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up.
So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. तो ये बताएं कि ये जो हमने बात की थी एंटरप्रेन्योरशिप की और सोलरप्रेन्योरशिप की, कि भाई जो भी लोग मिड करियर में हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो, तो ये जो साइड हसल शुरू करने का एक आइडिया है, इसके लिए ऑफ कोर्स आइडियाज़ चाहिए होते हैं। आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। तो उसका स्टार्ट कहाँ से लें अली? आपने और मोहसिन भाई, आप दोनों ने जो है पाकिस्तान में बिज़नेस एस्टैब्लिश किए हैं, और अली आपने तो अभी रिसेंटली मूव किया था और आप पाकिस्तान में बिज़नेस जो है वो ऑपरेट भी कर रहे हैं। तो ये ज़रा ऑडियंस को बताएँ कि जो लोग भी इस वक़्त 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं कुछ और भी करूँ, तो उसका स्टार्ट कहाँ से लें? कहाँ से हम शुरू करें इसको? ये यार तो आपने बहुत दुख ही की रग कोई दुख मुश्किल की रग सवाल पे है। हाथ रख दिया। थोड़ा-सा इसमें ऐड ये कर दूँ कि हमने सिर्फ़ पाकिस्तान में भी तो बिज़नेस किया है, लेकिन साथ-साथ यूरोप में भी किया है, यूके में भी किया हुँ, है। सो एक बिज़नेस हमारा जो कंसल्टिंग का है, जो ट्रेनिंग कोचिंग कंसल्टिंग, जिसमें बिज़नेस एजिलिटी लेके आते हैं और कॉर्पोरेट ऑर्गनाइज़ेशंस में, प्लस उनकी हुँ, कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं। तो हुँ, दैट इज़ फोकस्ड ऑन बोथ, आई मीन ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन जहाँ से हमें हुँ, बिज़नेस आता है हम वहाँ चले जाते हैं। तो सेकेंडली जो है वो है बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन है, ये कमर्शियल वेंचर है कंस्ट्रक्शन का, तख्लीक के नाम से। जो एजिलिटी वाला है वो ज़िकोफ़ाई के नाम से है, और ये जो कंस्ट्रक्शन हुँ, वाला है वो तख्लीक के नाम से है। हुँ, तो बेसिकली स्टार्ट इस सारी कहानी का यहाँ से होता था कि 8-10 साल से ये एक चीज़ थी कि यार ये करना ही करना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, या क्या यार कब तक करते रहेंगे यार 9 टू 5, 9 टू 6, कम ऑन यार, बस बूढ़े हो गए हैं, अब कर लें। तो इट वाज़ माय आई थिंक लेट 30s व्हेन आई फाइनली डिसाइडेड यार इनफ, और बेसिकली ना आई टूक माय फर्स्ट स्टेप। अच्छा, मेरा स्टेप ज़रा डिफरेंट था। मेरा स्टेप ये था कि मैंने चूँकि पहले से इसका बहुत ज़्यादा सोचता था, प्लान करता था, तो मुझे पहले ही पता था कि यार मैंने 2015-16 में एज़ सून एज़ आई विल गेट यूके पासपोर्ट, आई विल जस्ट लीव एवरीथिंग असाइड एंड गोना स्टार्ट माय फर्स्ट बिज़नेस। तो अल्लाह का शुक्र है, वो मैंने 2006-7 में प्लान किया था, 10 साल का, तो मैंने तो उसी को एग्ज़ीक्यूट किया। तो आई वाज़ कॉन्फिडेंट व्हाट आई वाज़ डूइंग, आई न्यू व्हाट आई वाज़ डूइंग। मेरी प्लानिंग थी उसके पीछे। दैट्स व्हाई व्हेन आई वेंट टू वोडाफोन मैनेजमेंट, मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ, तो दे वर क्वाइट सरप्राइज, यार तुम चलते हुए कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ रहे हो। मैंने कहा यार आई एम डन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि चलता हुआ कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। चलता हुआ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपको हर महीने पैसे आ रहे होते हैं, जब तक 6 मंथ्स या ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो आई हुँ, थॉट आई एम डन, आई वांट टू स्टार्ट माय बिज़नेस। हुँ, और फिर ना हर हर जो बिज़नेस पर्सन होता है या एंटरप्रेन्योर होता है, उसका अपना पाथ होता है। मेरा सफ़र और है, मोहसिन का सफ़र और है, आपका सफ़र और है। इट्स नॉट गोना ट्रांसपायर और इट्स नॉट गोना कम आउट व्हेन यू स्टार्ट ऑन दैट जर्नी, इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम। इसलिए ये जो हुँ, सारी बातें होती हैं ना, मेरी बातें, मोहसिन की बातें, आपकी बातें, ये सारे पीपल हैव टू टेक इट एज़ विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। दे हैव हुँ, टू अप्लाई इट इन देयर ओन सर्कमस्टेंसेस। दे हैव टू सी हुँ, देयर, इसमें पैटर्न्स ढूँढें। डोंट सी हुँ, कि यार इसने कोई बड़ा तीर मारा हुआ है, तो इसको हाँ, कॉपी इट्स पेस्ट ऑल नहीं है। अबाउट, बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट बीइंग देयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग आउट। तो खैर हुँ, मैं वहाँ से 3 मंथ्स के लिए यूएस आया। मैंने वहाँ पे अपना जो पार्टनर था, बिज़नेस पार्टनर यूएस, मोहसिन जानते हैं, एहसन वक़ार, उसके साथ मिलके, वो हुँ, मेरा नस्ट का क्लास फेलो था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट पार्टनर्स जो लाइफ लॉन्ग आपकी कोलैबोरेशन होती है। बीवी या अपने स्पाउस के बाद आपका ज़्यादा सबसे ज़्यादा टाइम पार्टनर के साथ गुज़रता है। तो आपने हुँ, यू हैव टू चूज़ योर पार्टनर्स केयरफुली। यू शुड हुँ, बी चूजिंग समबडी हु यू कैन स्पेंड टाइम विद। आपको ये बंदा हुँ, पसंद ही नहीं है और आप कह रहे हैं यार हुँ, तू मेरे साथ आ जा, और ये छोटी सी साल 2 साल की बात है, ऐसा नहीं होता। दीज़ आर लाइफ लॉन्ग। हुँ, पार्टनरशिप इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, कोलैबोरेशन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग अबाउट अदर्स हुँ, बेनिफिट। वो हुँ, खैर उसके साथ मैंने प्लान किया, उसके अपार्टमेंट में रहे जाके 3 मंथ्स के लिए। इट वाज़ क्रैश लैंडिंग इन हिज 2 बेड अपार्टमेंट। तो लिटरली माय फैमिली एंड हिज फैमिली, वी स्टेड देयर फॉर लाइक 3 मंथ्स, जस्ट इमेजिन। हुँ, क्वाइट हुँ, अनकन्वेंशनल। एवरीबॉडी इज टेलिंग अस डोंट डू दिस। स्टुपिडिटी की अखीर है ये। क्योंकि वो हुँ, एसएम के जो हमारे दोस्त थे, नस्ट के क्लास वाले ना हम लोग, तो हमारे जो नस्ट के दोस्त थे, कॉमन फ्रेंड, न्यू जर्सी में और भी रहते थे। दे सेड नो वे। कहते हुँ, तुम लोग भी लड़ोगे, तुम्हारी बीवियाँ लड़ेंगी, बीवियाँ लड़ेंगी, तुम्हारे बच्चे लड़ेंगे। मैंने कहा नहीं, नहीं, लेट्स डू इट। सो वी एंडेड हुँ, अप बीइंग इन एसेंस गैरेज जिसे कहते हुँ, हैं ना, तो वहाँ पे हम बैठ के व्हाइट बोर्ड लगा के ना ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसने 3 मंथ्स की।
पेड लीव ले ली थी, क्या उसे कहते हैं, अनपेड लीव, जिसमें उसे ना कंपनी से छुट्टी नहीं मिली, एंड आई हैड लेफ्ट। सो हमारा बड़ा थॉटफुल सा था कि यार यू नॉट गोना जंप द शिप, आई जंप द शिप्स, ताकि हमारे पास कुछ सर्वाइवल हो कुछ ना कुछ हम्म, पीछे भी बैकअप हो ना। सो दैट हम्म, हेल्प्ड अस अ लॉट। एंड ही आफ्टर 3 months वो ही गॉट बैक ओवर देयर एट वर्क। मेरे हमने फिर बैठ के ना प्लानिंग की, तो दैट वाज द हम्म, उस गैरेज में से हमारे बर्थ हुई थी। हमारा जो पहला डील स्मैश स्टार्टअप था, जो फिर हमने पाकिस्तान आके 3 महीने के बाद मैंने 2015 में वो स्टार्ट किया। तो हम्म, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, when you start your, basically it starts with the idea, but idea has to, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो स्टार्टिंग करनी है ना वो वाई से करनी है। वाई डू वांट टू डू द बिजनेस? मेरे हम्म, पीछे तो एक पूरी वो एक था ना, एक मेरे लिए क्यों इतना आसान था, पीपल से यार सबसे बड़ा स्टेप होता है नौकरी छोड़ना। For me, it was a walk in the park. I mean, to me, because I was so clear about it, alhamdulillah, I knew it कि यार I had to do it. I had known it for the last 10 years. तो मेरे लिए वो आसान इसलिए हो गया था कि मेरा why clear था। मुझे ये पता था कि I have to do something bigger than myself. I want to make a difference in the lives of other people. ये मेरा जो भी venture होता है ना, उसका मेरा ये जो पीछे purpose है, वो ये होता है। So that's my why. And that's my why for all my businesses. Usually why के लिए अच्छे clues दे दूं कि why अपनी ज़ात से बढ़ के होना चाहिए। अगर वाई होगा ना यार मैंने लंबोर्गिनी लेनी है और टेस्ला लेनी है, जो भी है, योर ड्रीम कार, या वांट टू बाय अ मैंशन इन द यूरोप और इन द यूएस समवेयर इन अ गुड लोकेशन, फिर जैसे ही कोई हार्ड टाइम आएगा ना, यूर गोना क्रम्बल, यू गोना फॉल, यू गोना से ना छोड़ो यार, जैसे हैं वैसे ठीक है, कोई इतना भी जरूरी नहीं है, कोई इतनी भी गाड़ी जरूरी नहीं है, अपनी गाड़ी होंडा है वो भी ठीक है, तो यू गोना रन अवे। तो अगर वाई स्ट्रांग होता है ना, तो देन यू, जब व्हेन शिट हिट्स द फैन, जब यू आर इन द डीप शिट, जब बहुत बुरे हालात होते हैं ना, तबाही फिर जगी होती है, वो होना होता है, वो तो लाजमी होना है बिजनेस में। आपके सामने कभी कोविड आ जाएगा, एनवीडिया को हिला के रख दिया डीप सीक ने, और कोविड ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, तो हम क्या चीज़ हैं? तो छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर तो वो जैसे होते हैं ना, समंदर है उसकी लहरों में छोटी छोटी मछलियां होती हैं, वो तैरते फिर रहे होते हैं, कभी बड़ी लहर आती है उसको उठा के उधर फेंक देती है, कभी छोटी लहर आती है उधर फेंक देती है। तो एंटरप्रेन्योर इज लाइक दैट। तो वो किसके सहारे चल रहा था? वो अपने वाई के सहारे सारा सफर तय करता है। सो वाई इज योर गाइडिंग लाइट, राइट? So my starting is, I'll finish with that. First step or of any side hustle is not what to do. It's about why you want to do it. That's where you have to do some soul searching. Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. अच्छा, मैं एक चीज़ में आपसे फॉलो क्वेश्चन करूँगा कि आप कह रहे थे कि आपके लिए बहुत ईजी था अपनी जॉब क्विट करके इसमें जंप करना। इसका एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी तो होता है ना, और बहुत से लोग जो हैं वो इस वजह से नहीं जंप कर पाते क्योंकि ऑफ कोर्स उनका जो है वो किचन चल रहा होता है उस जॉब से। तो आपने इसको किस तरह से टैकल किया था? क्योंकि नॉर्मली या तो लोग ये करते हैं कि 1 साल की पूरी फंडिंग जमा करते हैं कि उनके पास इतना रेज़िडुअल कैश हो, ताकि फिर वो अगर जंप करते हैं तो उनके पास किचन चलाने की जो है ना टेंशन ना हो। यार तो मेरे लिए तो आपने इजी इसको था ना, कैसे काउंटर बिकॉज़ आई किया वाज़ था? बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, नॉट रियली। तो बेसिकली देखें, उसका हल ये होता है कि यू हैव टू गेट क्लैरिटी। जो अल्लाह का शुक्र है कि अराउंड दैट टाइम आई अटेंडेड अ ट्रेनिंग कोर्स, जिसमें जिसमें मुझे ये पता चला कि जो रिस्क है ना वो ऑर्डेन्ड है, इट्स नॉट ऑब्टेन्ड। ये जितनी सारी हमारी एफर्ट्स हैं, ये एक साइड पे हैं और अल्लाह का निज़ाम अपनी साइड पे है। सो आपकी जो सारी एफर्ट है ना, आपको लेके उधर ही जा रही होती हैं। बट इफ़ यू गेट दैट क्लैरिटी कि यार इवेंचुअली जो आपका रिस्क है ना, वो वोडाफोन नहीं दे रही, या वो मोबलिंग या जैज़ नहीं दे रही, बल्कि वो आपको ऊपर वाला दे रहा है, देन यू क्रिएट अ कनेक्शन, जिसे तवक्कुल कहते हैं, ठीक है? वो जब आपके अंदर उतर जाता है ना, वो तवक्कुल आपके अंदर सरैयत कर जाता है, देन नथिंग कैन स्टॉप यू। वो जो वोडाफोन में मैनेजर्स थे या डायरेक्टर्स थे, पहले मैं उनसे डरता था, मैं कहता यार ये बुलाए हैं, लेकिन जब वो व्हेन ही आस्क्ड मी दिस, व्हाई आर यू लीविंग, आई सेड आई एम क्लियर, माय टाइम हैज कम, आई हैव टू डू दिस। वो वाली बात है। तो वो चीज़ है कि आपको फाउंडर, अपना क्रिएटर के साथ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन अगर आ जाता है ना, दैट चेंजेस एवरीथिंग। उसमें ये होता है कि आपको पता है यार अल्लाह ने संभाल लेना है आपको।
कोविड ने हमें तबाह करके रख दिया था। हमारा ज़िकोफ़ाई जो था, अगर मैं स्टोरी बाद में सुनाऊँगा, लेकिन व्हेन कोविड हिट वी वर एट द टॉप ऑफ आवर गेम। एरिक्सन, नोकिया, यूरोप में हमारी एंगेजमेंट्स चल रही थी। पीडब्ल्यूसी मिडल ईस्ट में के साथ हमारी पार्टनरशिप हो चुकी थी। लेकिन हम करवाते थे एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप्स, लेगो बेस्ड एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप। उससे हम एजिलिटी के कॉन्सेप्ट्स बताते थे और ये सारा फेस टू फेस इंटरवेंशन होती थी। एवरीथिंग केम टू अ हॉल्ट। जैसे आपको पता है ना, फ्लाइट सारी कैंसिल होती हैं, हर चीज़ कैंसिल हो गई, तबाही फिर गई। तो अब क्या करना था? तो समथिंग हैड टू हैपन। वो आगे जाके फिर बताएंगे कि वो क्या होना था। बट द आइडिया इज दिस के अल्लाह ताला आपका सहारा बनता है जब एवरीथिंग जस्ट यू थिंक इज गॉन, नोबडी एल्स इज देयर टू सेव यू। वो पहले आपने स्टेप लेना, फिर अल्लाह ने आपकी मदद करनी है। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। अगर आप इस चक्कर में ना कि यार मैं थोड़ा सा साइड हसल करके कुछ दाने दाने जोड़ें आप, बिल्कुल, बिकॉज इट्स वो कहते हैं ना, कैमल टाई करें अपना। कैमल टाई करना ज़रूरी है। दैट्स बेसिकली द आइडिया कि आपको ना प्लान करना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक चीज़ होती है करेज। करेज टॉपल्स एवरीथिंग। वो जो पैसे हैं ना, वो आपके पास, मोहसिन के पास, सबके पास हैं। मैं उन्हें कहता हूँ जो तुम्हें चाहिए ना, वो तुम्हारे अंदर पहले से है। द थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर आउटसाइड कि जी ये मेरे पास अभी नहीं है, जब ये आएगी ना तो तब मैं जंप द शिप करूंगा। पर्सनली आई थिंक द अदर वे अराउंड। आई थिंक यू ऑलरेडी हैव गॉट एवरीथिंग। बिल्डिंग ब्लॉक्स आर ऑलरेडी देयर। इट्स यू। आप ही अपने रास्ते में अब वो हैं कि जो रुकावट हैं। दैट्स हाउ आई सी इट। आई मीन दिस माय ओपिनियन, एज मोहसिन सेड कि हर एक की अपनी ओपिनियन होती है। और वो अच्छी बात है ना, तभी तो ब्यूटी है जिंदगी की, या वरना मजा कैसे आएगा। अच्छा, अली थैंक यू सो मच यार, इतनी सारी बातें पता चल रही हैं। बस लग ये रहा हमारी है गपशप चलती रहेगी तो अभी सर, लगती रहेगी गपशप इस तरह की। लग रहा है कि एक नई दोस्ती होने जा रही है। मेरी जर्नी कब स्टार्ट होती है? मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2003-4 में, और ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान के अंदर ये जो लाइसेंसेस हैं ये आते हैं और नई नई कंपनीज खुलना शुरू होती हैं। तो उस वक्त सबसे पहला कीड़ा हमें काटता है, और वो जो हमारा छोटा सा नेटवर्क होता है, चंद लोग थे, उनके साथ हमने विस्कॉम बनाई थी, सबसे पहली कंपनी। और ऑब्जेक्टिव ये था कि यार सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये क्यों बनाई थी, क्या बनाई थी, ये इसका मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया, लेकिन ये जरूर था कि यार ये पोटेंशियल है इसके अंदर, और टेलीकॉम में हमारा एक्सपीरियंस है, तो हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। तो हम यूके में थे और हमारे कुछ दोस्त भी यूके में थे, तो एक दोस्त जो है वो पाकिस्तान जा रहे थे, तो हमने कहा कि यार एक कंपनी बनाते हैं, उस पर काम करते हैं। इवेंचुअली वो उसने एक ट्रेनिंग भी करवाई थी। रिजवान हसन आए थे, उन्होंने फिर वहाँ ट्रेनिंग कंडक्ट की थी किसी, आई थिंक कराची में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर एक ट्रेनिंग कंडक्ट हुई थी। तो वो हुआ था, तो वो पहला था जो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर इवेंचुअली वो जंबील का सिलसिला, जब मैं जाता तो मैं देखता कि ओहो भाई, मैं करता कराता कुछ हो नहीं और फायदा लोगों को इतना हो रहा है, मैं करता कराता तो कुछ हो नहीं और फायदा इतना हो रहा है, तो इसको तो जरा आगे लेके जाना चाहिए। दूसरे ये कि ये भी हो रहा था कि यहाँ पे ना वो एक ही नेचर ऑफ जॉब थी ना, तो वो कर करके शायद मुझे बोरियत भी बहुत होती थी यहाँ पे, क्योंकि एक तो ये कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो O2 के साथ गुजरा। तो शुरू में जब मैंने O2 ज्वाइन की तो बड़ा एक्साइटमेंट था, ऑब्वियसली पाकिस्तान से गए थे तो नया कल्चर। फिर इवेंचुअली डाउन टर्न आ गया, वो बबल बस्ट हुआ था उस वक्त, तो वो फिर कंपनी जो है बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई और हालात ख़राब हो गए, तो फिर ऑपोजिट इन्वायरमेंट में काम किया, मीन्स के पैसे नहीं है और ऑप्टिमाइज करना है, पाकिस्तान स्टाइल काम किया। तो वो जब 2-3 साल उसको गुजर गए तो एक रूटीन स्टार्ट हो गया था, तो प्रॉब्लली बोरियत बहुत बहुत होती थी। और फिर ये जंबील मुझे एक ऐसा हॉबी या पैशन मिल गया था कि उसमें मुझे बहुत मजा आता था, और जब मैं पाकिस्तान जाता था तो मुझे लगता था कि ओह ये तो बड़ा सब कुछ हो रहा है। तो बस वो उसने मुझे फिर ग्रो किया, पुश किया, और फिर यहाँ पे थोड़ा चार्म जो है ना लूज आउट हो रहा था। इवन मैंने जॉब भी चेंज की थी, मैंने O2 छोड़ी और एक्सन ज्वाइन कर ली थी, रेडिंग मूव हो गया था सॉलिहुल से, तो वहां पे भी कोई नई चीज ही नजर नहीं आती थी। और फिर मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम, इसको प्रॉब्लम ही कहा जाएगा, दरअसल जमीन की वजह से दिन में, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलीज होती थी और मुझको बहुत लर्निंग होती थी उससे, तो प्रॉब्लली ये भी एक फैक्टर था जो मैं अपने आप को मिसफिट फील कर रहा था
अपनी करंट रोल के अंदर। क्योंकि जो आसपास के लोग थे वो बहुत बेसिक से थे, बेसिक सी बातें होती थी, बेसिक सिलसिला होता था। अब हमारा ये कि अच्छा वोडाफोन ये कर रहा है और लाइसेंसेस ये आ रहे हैं और टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होते हैं, तो ना आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व था मैं टेलीकॉम्स के अंदर। तो उसने भी थोड़ा सा डिटैचमेंट दे दिया। मुझे लग रहा था कि यार ये तो मतलब मुझे तो आपको लगा कि आप टाइम ज़ाया कर रहे हो अपना वहाँ पे? मुझे ज्यादा भी चीजें पता चल रही हैं और मेरा जो जॉब है वो मुझे खास वैल्यू नहीं दे रही है उसकी। तो प्रॉब्ली वो फैक्टर था। तो फिर यही हुआ कि जब पासपोर्ट्स आ गए हाथ में तो हमने कहा कि भाई अब वापस जाते हैं। उससे एक साल पहले ये हुआ था, 2000 आई थिंक 6 की बात है, जब आईफोन का सिलसिला स्टार्ट हुआ था। उस वक्त मैंने पहली दफा स्टीव जॉब्स का नाम सुना था। उससे पहले मुझे नहीं आइडिया था कि स्टीव जॉब्स कौन है। और जब स्टीव जॉब का जिक्र सुना और फिर वो जब अपने फोन लॉन्च कर रहा था तो हर कंट्री के अंदर उसने कहा था कि मैं किसी एक ऑपरेटर को दूंगा। तो ये बहुत नई चीज थी उस वक्त के हिसाब से, क्योंकि नोकिया, अल्काटेल, एरिक्सन जो भी वेंडर्स थे उस जमाने में वो कंट्रोलिंग पोजीशंस पे नहीं थे ऑपरेटर्स के साथ। ऑपरेटर्स उनको डिक्टेट किया करते थे कि हम क्या लॉन्च करेंगे, पैकेज क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था कि एक वेंडर है जो जिसका ताल्लुक टेलीकॉम इंडस्ट्री से पहले कोई नहीं था और वो आके यहाँ के ऑपरेटर्स को डिक्टेट कर रहा है कि भाई एक मार्केट में एक को दूंगा और जो मैं चार्ज करूंगा वो पर एमबी चार्ज करूंगा। यानी अपना उसने जो बिजनेस मॉडल बनाया था वो इस चीज पे बनाया था। तो अजीब सी खलबली सी मची हुई थी इंडस्ट्री के अंदर। तो और मैं मेरे लिए इंडस्ट्री सब कुछ थी। हम तो बिकॉज ऑफ जमील हम तो नहाए हुए थे टेलीकॉम के अंदर। तो जब ये आया तो फिर मैंने स्टडी किया, मैंने इसकी फिर वीडियो शेड्यूल देखी, लोगों से बातचीत हुई। फिर एक ऑफिस में ही बंदा होता था एरिक्सन का, बहुत बड़ा फैन था स्टीव जॉब्स का, उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया। तो फिर मुझे ये आइडिया होना शुरू हुआ कि यार ये तो बात तो ये ठीक कर रहा है, क्योंकि फेसबुक आ चुकी थी, गूगल आ चुका था और बड़ा टाइम लोगों का अब इंटरनेट पे इन चीजों में गुजर रहा था। तो उस वक्त मुझे ये क्लिक हुआ कि टेलीकॉम इंडस्ट्री ये तो जान गई है कि कि कनेक्ट करना है, लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री को ये नहीं पता कि कनेक्ट करके क्या करना है। तो रिलेशनशिप से वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, ये स्टीव जॉब्स कर रहा था। तो उस वक्त ही मेरे लिए समझे ना, एक तरह से एक होता है ना आपका एक मिथ बस्ट होता है। वो मिथ ये बस्ट होता है कि ओ टेलीकॉम क्या चलेगी, जाएगी, ग्रो करेगी। अच्छा हम अप भी देख चुके थे, डाउन भी देख चुके थे। टेलीकॉम का जब हम स्टार्ट हुए थे तो अप था और एक बीच में डाउन टाउन आ चुका था, तो वो हम देख चुके थे। और हमें ये लग रहा था कि अभी तो बहुत ग्रोथ है, अभी तो कहाँ जाएगी। तो स्टीव जॉब ने हमें इंस्पायर किया कि यार ये तो कंटेंट की तरफ जाना चाहिए। और कंटेंट मेरे लिए उस वक्त क्या था, ज़म्बी, जो पिछले एक पीरियड से चल रहा था, 7 साल हो गए थे चलते हुए उसको। तो मैंने यही सोचा कि भाई हम भी एक जाके टेलीकॉम इंजीनियर्स की फेसबुक बना लेते हैं और उसको फिर अच्छा हमने बहुत ज्यादा नहीं सोचा इसके ऊपर, क्योंकि नई चीज थी। कोई ऐसी कंपनी भी नहीं थी चारों तरफ हमारे कि हम उनके साथ डिस्कस करते। और उस वक्त हम कह रहे थे हम बिजनेस करने जा रहे हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप का लफ्ज तो अभी सुनने में आया है ना आपको, अभी उस जमाने में यार ये बिजनेस करने आए, ये अपना बिजनेस करेंगे, ये डिस्कशन था। इधर घर वालों से बातचीत की, उन्होंने कहा यार क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, क्या अपना अच्छा तुम्हारा वहां करियर है, घर है, ये है वो है सब है, क्या जरूरत है। हमें कहा नहीं ये तो बस वो अच्छा ये प्रॉब्लम ये एक डिजीज है कि जब कुछ सोच लेते हैं ना तो नहीं निकलता। ये इसको मैं शायद डिजीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सीवियर किस्म का डिजीज है ये बहुत इम्पैक्ट करता है चीजों को स्ट्रीट अपनी आम लैंग्वेज में बोलते हैं ना, कीड़ा था। ऐसा है कि वो जब तक ऑब्सेशन में वो चला जाता है। हाँ। टेलीकॉम में भी यही हुआ था, हम nth लेवल तक पहुंच गए थे उस जमीन को लेके, टेक्निकल क्वेरीज क्या हर चीज के अंदर घुसे हुए थे। इसी तरह से यहाँ पे भी यही सिलसिला था कि अब इधर जा रहे थे तो यही था कि भाई यही करना है और यही होना है और गूगल एनालिटिक्स लगाने हैं और वेबसाइट बनवानी है, ये करनी है। तो ये मैंने प्रोजेक्ट दिया, कंपनी हुआ करती थी मैग्नेट। तो 2006 के एंड में मैंने ये प्रोजेक्ट उनको दे दिया था कि यार zambil.net बनाया। तो पहले उनको समझाना कि ये क्या बनने जा रही है और कैसे बनेगी और ये फेसबुक कैसे होगी और वो
तो वो मैं समझे, आई अंडरस्टैंड मार्क जुकरबर्ग नॉट एट अ ग्लोबल लेवल, बट आई अंडरस्टैंड कि फेसबुक क्या चीज है, क्योंकि मैं अटेम्प्ट कर चुका था जंबील को। तो एनीवे, तो खैर वो लेके हम पहुंच गए वापस पाकिस्तान। सितंबर में पहुंचे थे वापस। और पाकिस्तान जाने का एक और रीजन भी था। उससे पहले पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नजर आ रही थी, जैसी भी थी। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, ना डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन हम जब भी जा रहे थे मुझे लगा था पाकिस्तान में बहुत हालात अच्छे हो गए हैं, चीजें बेहतर हो गई हैं। मुशर्रफ का दौर था ये, टेलीकॉम्स आ गया है, लोगों को बड़ी बड़ी नौकरियां मिल गई हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। तो वो एक भी एक फीलिंग थी कि यार ये तो बड़ा अच्छा टाइम है पाकिस्तान जाने का। और ऑब्वियसली जब पाकिस्तान वापस जा रहे थे तो लोग कह रहे थे कि यार पागल हो, नौकरी छोड़ के जा रहे हो, तुम टेलीनॉर ज्वाइन कर लो, तुम एयरकॉम ज्वाइन कर लो, तुम ये कर लो, तुम्हें तो कोई भी जॉब दे देगा बिकॉज ऑफ जंबील, रेफरेंस तुम्हारा ऐसा है। और हमारे सिलसिले में था कि नहीं यार, ये वेव तो आई हुई है, लेकिन ये वेव नीचे बैठ के नहीं कैप्चर करना ये वेव को साइड से जाकर कैप्चर करना। तो एनीवे हमने रिजाइन दिया और उसके बाद वापस पहुंच गए। थे इतने पैसे कि एक साल तक जो है वो सरवाइव कर सकते थे। तो अब जब पहुंचे तो काफी पैसे हमने प्लेटफॉर्म पे लगा दिए, zambil.net पे, क्योंकि अच्छा, वो इसमें मैं जी एक आपके लिए क्वेश्चन ऐड कर दूं, और अली आपके लिए भी है कि इसमें फैमिली का सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। आप तो स्टेप ले रहे हैं, आपका एक विजन है, आपका एक वाई है, और आप कह रहे हैं कि बस ये मैंने करना है। लेकिन अगर आपकी फैमिलीज़ को उसमें आपका साथ ना दे रही हो, तो फिर तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के जो है पाकिस्तान मूव हो गया, तो फैमिली का भी इसमें शामिल होना कितना ज़रूरी है? मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। जब ईथ्रो जा रहे थे हम, तो मेरी मदर का फोन आया एंड शी वाज क्राइंग ओवर द फोन। तो मैंने उनसे कहा कि आप अजीब माँ हैं, बेटा वापस आ रहा है पाकिस्तान और आप रो रही हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ आ रहे हो वापस, जो तुम वहां पे लाइफ गुजार रहे हो, और जब तुम यहाँ पर आओगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो एनीवे, तो वो ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस रही घर वालों की उस सिलसिले में, लेकिन रेजिस्टेंस इसलिए नहीं थी कि उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, उन्होंने कहा कि आ जाओ प्लीज। फादर ने तो कुछ नहीं कहा, फादर ने कहा बिल्कुल करना है, बिल्कुल। उनकी तरफ से कोई, बेगम से भी मुझे कोई वो नहीं हुई थी, बस अम्मा वाज वेरी नॉट हैप्पी, क्योंकि प्रॉब्ली वो यहाँ वो देख चुकी थी कि भाई यहाँ लाइफ कैसी गुजर रही है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो उनके हिसाब से ये था कि वो मेरे जो भी टिक बॉक्सेस हैं वो सारे टिक हो चुके हैं, तो ये वापस अनटिक कैसे करके वापस आ रहा है। तो एनीवे, वो बिल्कुल एक मेरी मदर की तरफ से थोड़ा सा वो था, लेकिन ओवरऑल फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन जब मैं वहां गया हूं तो वो फैमिली ही थी जिसकी वजह से मैं वो पीरियड सरवाइव कर गया। 2009-10 में हमें सॉरी 9 के अंदर हमें ब्रेक थ्रू मिला था टेलीनॉर का, समझिए 8-9 2-2.5 साल फैमिली की वजह से ही वो हो गया। बट एक फैक्टर और भी था, मैं समझता हूँ कि क्योंकि मेरा ताल्लुक टेलीकॉम इंडस्ट्री से था एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री वाज वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान, तो सबको ये था कि कोई बात नहीं भी चला गया तो क्या होगा, जॉब मिल जाएगी इसको या पासपोर्ट तो लेकर आया हुआ है ना, वापस चला जाएगा, वापस चले जाएंगे। वापस चला जाएगा। ये उन लोगों के बैक ऑफ द माइंड मेरे ख्याल से ये रहा, क्योंकि मुझे कोई भी इस तरह की आने के बाद कोई ऐसी चीज फील नहीं। उनका सिर्फ ये होता था कि, बल्कि मेरे फादर मुझसे हर साल ये पूछा करते थे, अलग से बुलाते थे ड्राइंग रूम में खाने के बाद, आना जरा बात करनी है। हमें पता था कि क्या पूछा जाएगा, और वो हमसे पूछा ये करते थे कि आर यू हैप्पी। उनका बस यही स्टेटमेंट होता, और वो ये कहते थे कि हमारी वजह से मत रुको यहाँ पे, अगर तुम यू नॉट हैप्पी यू शुड गो बैक, इफ यू आर नॉट हैप्पी। एंड आई थिंक ये सारी पॉइंटर्स है जिसने मुझे वहां होल्ड करके रखा हुआ था, कि मेरा जो इकोसिस्टम था वहां पे, मेरी फैमिली का, इवन माय ब्रदर इन लॉ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल मेरी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, क्योंकि वो जंप द शिप कर चुके थे। FM 107 का नाम सुना होगा आपने, कराची FM 107। सो ही स्टार्टेड इट ऑफ। अच्छा, हाँ, तो वो उनका पहला एंटरप्रेन्योरशिप का
का वेंचर था, तो ही वाज द ओनली वन जो, और उनके साथ मैं रात को जाता था, डिस्कशंस करता था। आई थिंक आई वाज प्रिविलेज्ड इन दैट सेंस कि मेरा थोड़ा इकोसिस्टम जो है वो बड़ा स्ट्रांग रहा, जिसने मुझे जो है वो परेशानी नहीं दी। और फिर जब ब्रेक थ्रू होता है तो फिर ऑब्वियसली ब्रेक थ्रू हो गया, तो उसके बाद तो फिर ये भी कर लो, वो भी कर लो, वहां भी चले जाओ। सो मेरी स्टोरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी, अगेन मैंने कहा, डिफरेंट है। डिफरेंट है, हाँ। उस हिसाब से नहीं है जो आपको वो लगे कि भाई सबका साथ यही हुआ होगा, सबके साथ ये होगा। और मैं एक चीज और भी ऐड करूंगा, प्रॉब्ली एंटरप्रेन्योरशिप सबके लिए है भी नहीं। और बिला वजह, मतलब अगर आप नहीं बने हुए उस चीज के लिए तो ठीक है, दैट्स इट, ये एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। ये जो एक पीछे एंटरप्रेन्योरशिप का वो जो एक सेलिब्रिटी स्टेटस खड़ा हुआ है ना, इसको, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम हो गया, तो मैं जब रिफ्लेक्ट बैक करता हूं तो मुझे ये फील होता है कि कभी कभी ये मतलब बहुत ग्लोरीफाई हुआ हुआ है, बहुत ग्लैमर इसके अंदर ऐड हुआ हुआ है कि भाई अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या कुछ हैं तो पता नहीं क्या चीजें हैं, पता नहीं क्या कर लिया होगा, राइट। हाँ, तो कुछ नहीं कर सके जिंदगी में, तो चलो एंटरप्रेन्योर बन जाओ। हाँ, मैं देखिए, मैं तो एंगल्स बता रहा हूं आपको, और मैं खुद बिल्कुल, एंटरप्रेन्योर हूं, तो अपने आप को क्रिटिसाइज ही कर रहा हूं बेसिकली, किसी और को तो नहीं बिल्कुल। कर रहा। बट ये मैं अच्छा, कह रहा एक हूं एक चीज़ मैंने और सुनी है कि ये जो ये मेरे ख़्याल में मैंने 6 महीने पहले सुना था वर्ड सोलोप्रेन्योरशिप का। इससे पहले मुझे पता नहीं था कि क्या चीज़ होती है। तो ये भी एक काफ़ी इवॉल्विंग सी चीज़ है जिसमें कि आप खुद सिंगल पर्सन कंपनी खड़ी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है, आप उस स्किल को मोनेटाइज़ कर सकते हैं। अब उसके ऑफ कोर्स बहुत सारे डायमेंशंस हैं ना कि आपके अंदर स्किल क्या, आप किस तरह उसको मोनेटाइज़ करेंगे, वो बी2सी है या बी2बी है, या इवन आप सिर्फ कोचिंग या टीचिंग करना चाहते हैं, तो वो भी एक एंगल है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बिज़नेस ही खड़ा करें 10 बंदों की टीम का शुरू में। आप अपने आप से भी स्टार्ट ले सकते हैं ना। तो जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे में आपका इतना एक्सपीरियंस है कोचिंग का, मेंटरिंग का, तो आप जो है वो कहें कि भाई मैं इंडिपेंडेंटली वन टू वन कोचिंग ऑफ़र करूँगा, जितने भी यंग प्रोफ़ेशनल्स हैं। तो वो एक तरह का एक ऐसा वेंचर होगा जो कि एक सोलो पर्सन बंदा जो है वो शुरू कर रहा है। इसमें कोई टीम नहीं है, आप सिर्फ वन टू वन ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये भी एक एक एवेन्यू है जो कि लोग सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कोई बिज़नेस आइडिया लेकर आएँ और उसकी कोई प्रोडक्ट बनाएँ और उसको लॉन्च करें या सर्विसेज़ बेचें। आप अपने आप से भी शुरू कर सकते हैं ना। यानी कि आप में क्या ऐसी चीज़ है जो आप उसको मोनेटाइज़ कर सकते हैं फॉर द टाइम। यानी कि आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपनी स्किल्स शेयर कर रहे हैं, अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, और किसी की उससे हेल्प हो रही है तो वो आपको ऑफ कोर्स उस हिसाब से आपको जो है वो रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहा है। चलिए एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लेते हैं। हुँ, ग्लव्स है ना, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि वैल्यू एक्सचेंज करनी है आपने, उसके अगेंस्ट कोई आपको पे आउट करेगा। वैल्यू क्या होती है और क्यों कोई पे आउट करेगा? एक लैपटॉप एप्पल है और एक लैपटॉप कोई नॉर्मल ब्रांड है, तो शिबा है या कोई है, राइट। अब मैं एप्पल लेता हूं तो बहुत ज्यादा पैसे पे करता हूँ उस मैकबुक के, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उसके साथ। और मैं अगर दूसरा वाला लेता हूँ तो वो मैंने पैसे तो कम खर्च किए लेकिन मुझे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वैल्यूज है, वो वैल्यू कम दे रहा है मुझे मेरी फीलिंग्स के हिसाब से, और ये वैल्यू मुझे ज्यादा दे रहा है मेरी फीलिंग्स के हिसाब से। तो जो वैल्यू एक्सचेंज है, प्रोडक्ट एक ही है, यानी काम वही करके देती है, जो एक एप्पल करके देगा वही तोशिबा करके देगा, या कोई और चाइनीज ब्रांड करके देगा, लेकिन वैल्यू जो है वो फर्क हो जाती है। तो जो वैल्यू एक्सचेंज है, अगर आप वैल्यू को समझ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सारा गेम वैल्यू का है, और वैल्यू के पीछे आप खड़े हैं, आपके पीछे वैल्यू नहीं खड़ी हुई। हुँ, तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इसका मतलब ये है कि आपने किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है या वैल्यू क्रिएट करनी है। अब अगर वैल्यू क्रिएशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप पैशनेट नहीं है फंडामेंटली, और आप कहते हैं कि जी मुझे इसलिए करनी है क्योंकि मुझे नौकरी छोड़ देनी है, मैंने इसलिए करनी है क्योंकि मैं ये तो कर ही नहीं सकता, मुझे तो कुछ करना है, तो ये तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं ना। अगर हुँ, आप प्रॉब्लम को जेन्युइनली सॉल्व नहीं कर सकते, आपसे अच्छा जिंदगी में कोई सॉल्व नहीं कर सकता, आप जबरदस्त एंटरप्रेन्योर। लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई पैशन आपके अंदर नहीं है और आपका वैल्यू का भी कोई पैशन नजर नहीं आ रहा आपको देने का, तो आप एंटरप्रेन्योर कैसे हो सकते हैं? हुँ, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो तो वैल्यू एक्सचेंज का नाम है, वो आपकी नौकरियां छुड़वाने का नाम नहीं है। एंटरप्रेन्योर कस्टमर इसलिए पैसे नहीं देता कि यार आप कोई काम नहीं करते, आप क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो मुझे आपको पैसे पैसे देने चाहिए, इसलिए तो नहीं देता पैसे। आई थिंक ये की पॉइंट है कि आपने
क्या बिज़नेस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, चाहे वो फिज़िकल प्रोडक्ट से हो या इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट से हो। एब्सोल्युटली। हुँ, तो वो जो हुँ, वैल्यू है ना, जब अगर एंटरप्रेन्योर वैल्यू एक्सचेंज को समझ जाए और उसके पीछे पैशनेट हो जाए, जो भी वैल्यू है उसके पीछे हो हुँ, जाए, या था वो लेकिन वो भूल गया था और दोबारा से कनेक्ट हो गया। मैं इमरान खान की बार बार एग्जाम्पल देता हूँ। वो कैंसर हॉस्पिटल खड़ा कर दिया उसने, किया नहीं किया, क्यों किया? उसकी मदर को कैंसर था, उसने क्रिएट कर दिया। वैल्यू एक्सचेंज है ना, ये वैल्यू एक्सचेंज है। उसको पेन हुआ, उसे वैल्यू निकाली और एक हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। अब कितनी सारी माएं जो हैं, उनको उनका कैंसर या कितने सारे बच्चों का ये हो गया ना। वैल्यू को समझें और वैल्यू के पीछे जाके देखें कि क्या मैं ये वैल्यू बहुत अच्छी डिलीवर कर सकता हूं या नहीं कर सकता। और ये वैल्यू कोई भी हो सकती है। हुँ, हेल्प है ना, हेल्प सबसे हाँ, बड़ी वैल्यू है। माँ क्या वैल्यू देती है? केयर की वैल्यू देती है। जितनी केयर माँ कर सकती है जिंदगी में, कोई भी आपकी केयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपको अपना जिस्म का हिस्सा समझती है पूरी जिंदगी। वो समझती है मेरी एक्सटेंशन है ये मैं हूं, आप नहीं है वो, आप मैं हूं। तो वो जो मैं हूं ना, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए केयर उसके अंदर डली हुई है। तो और वो केयर जो है वो बच्चे को सर्वाइव कराती है फ्रॉम बर्थ टिल जब तक वो बड़ा होता है। तो वो वैल्यू एक्सचेंज है उस केयर की। नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग को बुलाते हैं ना, आप क्या आओ वो करो। अगर नर्स केयर नहीं करेगी तो वो नर्स है, तो वो केयर हुँ, की मास्टर होनी चाहिए। तो अगर कोई चीज इस वक्त देखनी है कि भाई मैं एंटरप्रेन्योर हूं या नो, तो आपके एंटरप्रेन्योर की वैल्यू फर्क हो जाएगी अगर आप कोई वैल्यू एक्सचेंज नहीं कर सकते या कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको फोकस उस चीज पे करना चाहिए, वैल्यू एक्सचेंज के ऊपर और उसके ऊपर। और बाकी फिर ये कि अगर वो आपकी बेचैनी लगी रहेगी उसको कि मुझे बेहतर करना है, बेहतर करना है, बेहतर करना है, दैट्स इट। और इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स जो है ना, उस वो सोल्यूशन प्रोवाइडर्स नहीं चाहिए। हुँ, एंटरप्रेन्योर्स वो चाहिए जो फैसिनेट होते हो प्रॉब्लम से, हाँ, जिनकी रातों की नींद उड़ जाती है कि यार ये प्रॉब्लम जो है ना, ये जब तक नहीं सॉल्व होगी ना उस स्टैंडर्ड तक, तब तक मजा नहीं आएगा। मैं तो मजे के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर बेचैनी लगी रहती है जब तक मैं इस मसले को सॉल्व नहीं करता। तो जब आपका वो ऑब्सेशन कनेक्ट हो जाए वैल्यू एक्सचेंज से या प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, तो इसका मतलब है कि आप एंटरप्रेन्योर हैं। लेकिन अगर जबरदस्ती आप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो मुझे ऑफ कोर्स, हाँ। नौकरी करनी है और मेरा घर कैसे चलेगा और कुछ ना कुछ तो मैंने करना ही है, आई एम सॉरी, ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। इसका इससे कस्टमर से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका कस्टमर की वैल्यू एक्सचेंज से कोई ताल्लुक हाँ, नहीं। बिल्कुल। मोहसिन ने जो बात की ना कि बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर लाज़मी हर एक का बनना ज़रूरी नहीं होता और एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी हार्ड। बेसिकली वो जैसे कहते हैं ना कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो वो बिल्कुल। ये इसमें बहुत ज़्यादा हैवी रिस्क टेकर्स होते हैं जो इस रास्ते पे चलते हैं। जो जितना बड़ा रिस्क टेकर होता है ना, जिसके अंदर जितना ज़्यादा इलास्टिसिसी इलास्टिसिटी होती है कि अपने आप को बेंड होता चला जाए लेकिन टूटे ना, तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हो सकता है। दैट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। और रिस्क टेकिंग का बहुत ज़्यादा आपके अंदर होना चाहिए कि जैसे अब हुँ, टेस्ला की एग्ज़ाम्पल लें, इलॉन मस्क की अगर आपने बुक पढ़ी हो, एशली वेंस या इस तरह का नाम है बंदे का जिसने बुक लिखी थी। हम्म। Tesla was in deep trouble और everybody had written off Tesla years ago. I think ये कोई 2012, 13, 14, 15, 16 की बात है। और एक टाइम इलॉन मस्क पे ऐसा आया था कि उसके ना उसकी टेस्ला चल रही थी, स्पेस एक्स की कोई जो लॉन्च है वो कामयाब नहीं हो रही थी और बुरे हालात थे उसके। लेकिन उसने अपनी जेब से कुछ सैलरी जो है ना वो पूरे स्टाफ की दी थी। देयर वाज समथिंग लाइक दिस दैट हैपेंड इन हिज कंपनी। तो जब भी आप देखेंगे ना कि किसी के अंदर कोई ग्रेटनेस आई हुई है, तो उसके पीछे उतनी ही सफरिंग है। और अगर वो बंदा सफरिंग में मारा गया, हर बंदा इलॉन मस्क नहीं है, बहुत सारे और मस्क होंगे जो फौत हो गए हैं, वो हमारे लाइमलाइट पे आते ही नहीं है। हम वी डोंट इवन नो अबाउट देम बिकॉज़ नोबडी हर्ड देयर स्टोरी। जैसे कहते हैं जैक मा का छोटा भाई था जॉन मा का किसी ने सुना नहीं है बिकॉज़ जॉन मा नेवर मेड इट। तो देयर आर सो मेनी अनहर्ड स्टोरीज ऑफ फेलियर्स बिकॉज़ वो मंज़िलें आम पे नहीं आई। सिर्फ वो जो ग्लोरीफाइड किस्म का एंटरप्रेन्योर जो बन गया वो आ गया, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। लास्ट जो पॉइंट आपने बताया था ना, आई हैव 2 सेंट्स ऑफ माइंड टू ऐड। ये जो जर्नी है जिसमें आपने फैमिली को ऑन बोर्ड लेना है। तो जैसे मोहसिन शेयर्ड वेरी वैलिड आर्गुमेंट कि इनके केस में मदर की तरफ से थोड़ा-सा आया। मेरे केस में मेरी वाइफ की तरफ से बिकॉज़ शी लव्स लिविंग इन द यूके। मैंने उसकी लाइफ
उखाड़ के फेंक दी। मतलब फॉर मी इट वाज लाइक टोटल, देयर आर टू डिफरेंट बीइंग्स। जब आप रह रहे हो फैमिली के साथ, टू पीपल टोटली डिफरेंट। आप समझ रहे हैं वी आर वेरी अलाइंड, हमारा बड़ा रिलेशनशिप जबरदस्त है एंड ऑल दैट। वो आप सोच रहे होते हैं। वो आप सोच रहे उसके बाद देखेंगे हो। क्या होगा, हाउ डज इट, यू हैव नो आइडिया हाउ इज गोइंग टू ट्रांसपायर, कि होगा क्या। बिल्कुल। फिर वो आपके सामने जब अनफोल्ड होती है चीज़, तो पता चलता है कि यार जितना मुझे आग लगी हुई थी ना पैशन की, पर्पस की, वो आई वांट टू मेक अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ पीपल, और मैं तो जी पिछले 10 साल से प्लान कर रहा था। आई नेवर बॉदर टू शेयर इट अर्लियर विद हर, बिकॉज़ आई, इट्स जस्ट नेवर ऑकर्ड टू मी कि मैं इवेंचुअली ये करूँगा, और इस लेवल पे जाके करूँगा कि जैसे पासपोर्ट मिलेगा मैं उस दिन कहूँगा यल्ला बाय, और मैं निकल आऊँगा यूके से। और वो फॉर हर इट वाज़ हैंग ऑन, व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो बताओ तो ये हो क्या रहा है? तो मैंने जब उसको बताया, तो शी वाज़ रियली टोटली टेकन अबैक। और बड़े हमारे प्लान्स थे कि हमने यूरोप के ट्रिप्स करने थे, क्योंकि हमने वो प्रोलॉन्ग किया। हमने कहा यार जब पासपोर्ट मिलेगा फिर करेंगे, वीज़ा लेके करने का क्या मज़ा आता है? तो ख्वारी काटते ऐसे ख्वारी की क्या ज़रूरत है? तो ऑल ऑफ दैट वी हैड टू लीव बिहाइंड। और उस केस में आई स्टिल पे द प्राइस। मतलब थोड़े से यहाँ हालात ख़राब होते हैं पाकिस्तान में, तो मेरी बैंड बजाई जाती है, देखा कहा था ना, देखा कहा था ना। तो वो चीज़ तो आपको सारी ज़िंदगी सुननी पड़ती है। लेकिन मेरे केस में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, आई डिडंट बर्न माय बोट्स और एनीथिंग। थोड़ा-सा आपको ना फ्लेक्सिबल रहें तो ठीक रहता है हालात। मैंने उसको कहा था यार व्हाई व्हाई कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में भी बैठ के एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे और वापस भी आ जाएँगे कभी। तो लिटरली अल्लाह का शुक्र है कि हमने कुछ बिज़नेस यहाँ बैठ के किया, कुछ बिज़नेस यूके में जाके किया। तो आई ब्रॉट द फैमिली बैक टू 2 इयर्स के लिए, 2018, 19, 20 दे वर देयर अगेन इन द इन रेडिंग हम रह रहे थे। तो वी केप्ट मेड इट फ्लेक्सिबल। फिर थोड़ा-सा ना आपको फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी पड़ती है, आपको हुँ। अकोमोडेट करना पड़ता है, कभी हॉलिडेज़ के लिए उनको ले जाएँ। डोंट जस्ट शट ऑल द डोर्स, डोंट सफोकेट योर फैमिली जस्ट बिकॉज़ यू वांना परस्यू योर ड्रीम्स। तो मेरी कोशिश तो ये है, अब ये मेरी वाइफ़ बता सकती है बेहतर। वन डे वी शुड ब्रिंग हर इसीलिए ओवर मैंने हियर। ये क्वेश्चन किया था क्योंकि हम सब अपने हिसाब से प्लान तो बनाते हैं, लेकिन वो प्लान जो है वो सपोर्ट होगा नहीं होगा फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द हाउस, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो बिल्कुल, साइड बिल्कुल। हसल इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप समझते हैं ना फुल ब्लोन नहीं करना स्टार्ट, तो जैसे होता है ना जिम जब आप जाते हैं तो आप पहले वार्म अप करते हैं, और वार्म अप करने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता आप मेन किसी अच्छी हार्ड एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। सेम वे यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन, योर माइंड, योर पार्टनर, फैमिली एंड ऑल दैट साइड हसल के थ्रू। थोड़ा-सा अपना भी हुँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। पैसे बना के दिखाएँ ना, 100 हुँ। 200 पाउंड बना के दिखाएँ, $200 बना के दिखाएँ अपनी किसी साइड हसल। कोई पे तो करे। कोई हो तो सही जो आपको आपके गोरे नायाब को कोई उसकी कदर करे, कोई ऐसा जोहरी आपको देखे और यार हाँ, इस पे मुझे पैसे लगाने चाहिए। हम कहें जी हुँ। हम बहुत बड़े कोच हैं, एंड प्रूफ देयर ऑफ इज़ नो कॉन्सेप्ट। हाँ। मैं जिसको मेंटर करना है, जिसको कोचिंग देनी है, कोई है ही नहीं, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। हुँ। तो बिल्कुल। वो साइड इसमें हसल एक से चीज़ आपको। एक चीज़ और भी ऐड ऐड करूँगा। वो जो है ना जब आप ये सोचते हैं कि मुझे करना चाहिए और फिर उसके बाद देखना चाहिए कि मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी है और किस चीज़ में मैं अच्छा हूँ या किस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। तो कुछ तो ये होता है कि आप कुछ कर लें बस। साइकिल चलाने के लिए साइकिल पे चढ़ना ज़रूरी है। अब साइकिल आगे कैसे चलेगी, गिर जाएगी, खड़ा कर देंगे, दोबारा गिरेगी, साइकिल पसंद ही नहीं आएगी, वो एक सेकेंडरी पार्ट है। हाँ। तो इसमें जो ओवरथिंकिंग है ना, बहुत से लोगों को ओवरथिंकिंग भी मार देती है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो मुझसे कनेक्टेड हैं इसी टॉपिक के ऊपर, वो यही है कि वो जी अल्टीमेट कोई चीज ढूंढी जा रही है, अल्टीमेट कोई चीज ढूंढी जा रही है। अच्छा, अब अल्टीमेट जो है वो शायद प्रोबेबली आपको इस स्टेज पे जहां आप खड़े हैं उसमें नहीं मिल सके। आपको जो कुछ मिल रहा है नियर, आप लेके चढ़ाई कर दीजिए और स्टार्ट करना सोच पड़ता के है आपको। कीजिए, सोच ये कीजिए कि डूबेगा। यानी हाँ। इससे अच्छी कोई सोच हो सकती है आपके पास कि आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं और आपको ये पता है कि भाई ये तो डूबेगा, है ना? ये सोच के आप कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। कीजिए ज़रूर, बिल्कुल। एक ड्राई रन जरूर कीजिए और हाँ, करने में ताकि आप अपने आप को टेस्ट करें कि फीडबैक मिले आप ना ताकि अन आपको। अन हाँ हाँ। अनचार्टेड एनवायरनमेंट के अंदर। वो अनचार्टेड एनवायरनमेंट क्या है? वो ये कि जैसे आप एंटरप्रेन्योर है ना, तो अली अली से मैं कहूँ यार अली अगर जॉब कर लेंगे, है जॉब हो रही है, जॉब कर लेंगे। अली को लगेगा किसी ने इनको ना जेल में बंद कर दिया यहां से, बिल्कुल। तो ये है ना कि वो अब अली को अगर आप विने बंद कर दे, तो इसी तरह से अगर आप अगर सॉरी मैं ये मतलब ये नहीं है कि आप जेल में बंद रहे, लेकिन जब आप वहां से निकलेंगे तो वो जो खुला माहौल मिलेगा आपको कि आपने करना है, मोटिवेट भी खुद ही होना है, पर्पस भी खुद ही कनेक्ट करना है, सारा काम आपने करना है, तो वो काफी डॉन्टिंग है एक साथ करना। हाँ। तो बेहतर है कि आप या तो किसी के साथ क्या कहते हैं उसको
क्लबिंग क्लबिंग कर लें, बिल्कुल किसी के साथ हो जाएंगे, यार क्या कर रहा है, तो कर रहा है, चलो मैं आके बैठ जाता हूँ, अच्छा चलो ये कर लेते हैं, मैं आता रहूंगा, वीकेंड में बैठा रहूंगा, ऑफिस में क्या होता है मैं शाम को आ जाऊंगा। तो जब आप वो करना शुरू करेंगे तो फिर आपको उसकी डिटेलिंग का आइडिया होगा, और फिर शायद प्रॉब्ली आपको ये हो कि जी मेरा आइडिया तो बड़ा जबरदस्त हो सकता है, लेकिन ये जो करता है ना ये तो मैं नहीं करना चाहता, ये तो मैं नहीं, मैंने ना तो मैं लोगों को ऐसे प्यार से मैं हुँ। हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक पूरा पेंडोरा बॉक्स है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप कोई एक चीज नहीं है कि ये लो और वैल्यू क्रिएशन लो और ले, वैल्यू क्रिएशन तो सिर्फ एक एंगल है ना, वैल्यू क्रिएशन के लिए जो इकोसिस्टम पीछे आपने एस्टैब्लिश करना है वो भी तो आप ही है हाँ, ना सब कुछ। राइट। कितने बंदे रख लें आप, 3 रख लें, 4 रख लें, जो भी कुछ कर लें, इवेंचुअली आप हैं सब कुछ, वो कंपनी सक्सेसफुल होगी आप हैं, बैठेगी आप हैं। अगर हर चीज़ आपने की 100% ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। 100% हाँ। भाई हमने कराची में अपनी नीचे ऑफिस के नीचे गटर तक साफ करवाए, बात करते हैं आप, मतलब डीएचए को फोन करा करा के, क्योंकि भाई क्लाइंट आता है, कुछ आता है, क्यों नहीं होता काम अगर आप नहीं करेंगे फोन तो या वो अल्टीमेट ओनरशिप कंपनी की आपकी है, ठीक है, चाहे आप कितने लोग रख लें। अब वो जब हुँ, आपने अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजॉय करनी शुरू कर दी और आप सीख गए, मजा आ गया, तो फिर आप बिजनेस कोई भी कर सकते हैं, मतलब ढूंढ लें कि क्या कर सकते हैं। अब जैसे मैं सोचता हूं कि मैं जंबीर स्टार्ट की, मैंने सोच के क्या स्टार्ट की, पता नहीं अल्टीमेट है ये, तो मैंने यही करना था और ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो पोटेंशियल नजर आ रहा था, क्योंकि शायद मेरे जीन में है पोटेंशियल को देखना, फ्यूचर को देखना, ये जीन जीन के अंदर है शायद, मुझे नहीं पता कहां से आया पीछे। तो मैंने कहा यार ये करना चाहिए, तो हम उसमें चले गए। फिर हम ऐसे फॉर्चुनेटली टेलीकॉम को क्योंकि अर्ली ज्वाइन कर लिया था, तो ये देख चुके थे कि यार कहाँ ले जाती है अर्ली बर्ड आपको, अगर आप जल्दी सवार हो जाए किसी चीज के अंदर, तो वो पकड़ लिया हमने, अर्ली बर्ड पकड़ लिया। अर्ली फिर हम आगे चले तो फिर हमने कहा कि टाइम चेंज हो रहा है, तो टेलीकॉम छोड़ो किसी और को पकड़ लो, बोट चेंज करो अपनी, हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि तो सर्वाइवल था, पैशन कहाँ है इसके अंदर, भाई अगर ये बोट अभी नहीं छोड़ेंगे तो 3 साल बाद छीन ली जाएगी तो बेहतर है अभी छोड़ दो इस बोट को, तो जल्दी पकड़ो जो चीज है, जल्दी पकड़ो, जब जल्दी पकड़ो तो इसका मतलब है कि एक तो नए का ऑब्सेशन है, न्यू नए का ऑब्सेशन है, और फ्यूचर में रहने रहने का ऑब्सेशन है कि फ्यूचर हुँ, में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। तो अब ये चलते चलते रास्ते में जो है वो, जब वो ना हार्ड थिंग्स अबाउट द हार्ड थिंग्स, मैंने अली जो आपको गिफ्ट की थी किताब, याद है आपको अली, याद है आपको बुक हार्ड थिंग्स अबाउट द हार्ड, है ना। हाँ, वो मैं अपने पास रखता था, फ्लाइट पे भी जाता था, जहां पे भी जाता था वो मेरे पास हुआ करती थी, वो इसलिए हुआ करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि इस आदमी ने बहुत सच बोला है और इसको मुझे अपने साथ दिल से लगा के रखना चाहिए, क्योंकि उसमें जो उसने बातें लिखी हुई थी, अपनी मजबूरियां, वनरेबिलिटीज, लड़ाइयां बेगम से, सब लिखा हुआ था उसने, और मैं ये सोचा करता था कि ये आदमी इतना सच ये किताब में कैसे लिख सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं मुझे मुझे यहां तक लाने में एक बहुत बड़ा हाथ इन किताबों का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हुँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो अलग बात है कि अब मैं किताबें पढ़ के दे देता हूं और उससे कहता हूं तुम भी पढ़ के दे देना, जमा करना मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे वालिद साहब एक लाइब्रेरी छोड़ के उनकी उनकी डेथ हुई थी, और फिर हमें किताबें डिस्ट्रीब्यूट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया था। तो हमने कहा था कि अब किताबें नहीं रखनी अपने पास, पढ़ो दे दो, आगे हुँ, जानी चाहिए। तो अगर ये किताबें नहीं होती तो यहां तक नहीं हम पहुंच 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 पाते। तो अब ये जो है ना ये जो सफरिंग है, उस सफरिंग ने कहां पुश किया, सेल्फ अवेयरनेस की तरफ। तो क्योंकि उससे पहले ये था मैं तो अच्छी जगह से पढ़ा हुआ हूं, मैंने तो अच्छा करियर है, अच्छा मेरे तो ट्रैक चेक एक्सपोजर है, अच्छा हमारी फैमिली भी ऐसी है, सब हम तो सब, मैं तो ठीक हूँ, सब सबसे इस पूरी कंपनी में सबसे ठीक आदमी कौन है, मैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इनके साथ है, पाकिस्तान के साथ है, एजुकेशन सिस्टम के साथ है, उसके साथ है, इसके साथ है, उसके साथ है। और ये 2015 आई थिंक, हाँ 15 की बात है, मैं सिलिकॉन वैली गया था, अमेरिका का मेरा पहला ट्रिप था 2015 का। तो सिलिकॉन वैली में मैंने 10 दिन गुजारे थे, आई थिंक उसने मेरा लाइट बल्ब खोला था। वहां मुझे आइडिया हुआ कि सब कुछ आप, फ्लॉज भी आप ही के अंदर, क्योंकि फैसले आप करते,
और अगर फैसलों के अंदर क्वालिटी नहीं है तो लोग गलत रखते हैं आप। जब आप वो गलत रखेंगे तो आप उनको ब्लेम कैसे कर सकते हैं? तो इवेंचुअली आप हैं सब कुछ। तो फिर वो सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी स्टार्ट हो गई। और अब मुझे फील होता है कि मेरा इस वक्त सबसे बड़ा जो इस वक्त ऑब्सेशन बना हुआ है वो है इसको समझना, कॉन्शियसनेस को समझना, दिमाग को समझना, क्यों समझ रहे हैं। और मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स क्रिएशन अल्लाह मियां की जो है वो औरत का दिमाग है, उसको समझना। तो वो तो सो वो तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। नो नो सर, कोई कोई मतलब मजाक असाइड, हाँ, अंडरस्टैंडिंग द फाइनेस्ट ब्रेन, वुमन ब्रेन, सो कॉम्प्लेक्स। हम बहुत सीधे हैं। ह्यूमन, अगर आप पढ़ें ह्यूमन ब्रेन को पढ़ेंगे ना, उसके फंक्शन, उसकी हुँ, कैटेगरी बहुत सीधा है। वो अपने इमोशंस को कैसे प्रोसेस करती है, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे इमोशंस ड्राइव करते हैं। इंसान बिल्कुल। का गेम ही यही है। लॉजिक से वो जस्टिफाई करता है, ठीक है, और इमोशन से वो ड्राइव होता है। पैशन क्या है? इमोशन ही तो है। हुँ, तो अब वो खवातीन कैसे उसको प्रोसेस करती हैं, और प्रोसेस करने के बाद उनको वो दिल के दौरों से नहीं मरती। ये गेम है। सबसे ये ज्यादा तो जो आदमी मर्द मरता है वो दिल के दौरों से मरता है, क्योंकि वो स्ट्रेस को, इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाता। और हुँ, खातून जो है वो पूरे खानदान, पूरे मोहल्ले, सारे बच्चों, उन सब के इमोशंस को इतना स्मूथली मैनेज करती हैं। और जिस तरह दो डेप्थ उनकी आपसे आपसे ज्यादा, ये मेरी छोटी सी नॉलेज है, कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन कोई पिछले 6-7 सालों से मेरा ध्यान जो है ना वो इस साइड के ऊपर लगा हुआ है। तो अब मेरा पैशन क्या है पता नहीं, अब ये फील होता है शायद नॉलेज लेना ही पैशन है, सिर्फ नॉलेज शायद मिलनी चाहिए, वो नहीं होनी वुमेन्स चाहिए। के हाँ? दिमाग को एडजस्ट करना यासिन पैशन है शायद आप होगा। यासिन आप बताएं जी। यासिन आप बताएं कि आप अभी कहाँ खड़े हुए हैं? मतलब व्हेन you're working at the moment, और आपके माइंड में क्या है? मतलब इज दिस यू आर डूइंग सम साइड हसल, या व्हाट आर यू करंटली डूइंग? हाँ, मैंने भी काफ़ी साइड हसल्स ट्राई किए हैं जो कि फ्लॉप भी हुई हैं। फिर वो कुछ जो हैं वो मैंने खुद ही छोड़ दी, फिर बाद में बोर हो गया, मज़ा नहीं आया। तो फिलहाल तो अभी मेरा यही Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into their professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. फुल टाइम जॉब तो मेरी चल रही है। साथ में मेरा पैशन है वो यही है कि मैं जो है वो वैल्यू शेयर करूँ, नॉलेज शेयर करूँ कंटेंट क्रिएशन के ज़रिए, और एक कम्युनिटी बिल्ड करूँ। और उस कम्युनिटी को बिल्ड करके जो है वो मैं जो भी मुझे आता है, चाहे वो मेरी प्रोफ़ेशनल नॉलेज है, या मेरी इन्वेस्टिंग की नॉलेज है, या मेरी फाइनेंशियल मार्केट्स को पढ़ने की नॉलेज है, वो मैं शेयर करूँ जितना मुझसे हो सकता है। तो फिलहाल अभी मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मोनेटाइज़ेशन इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ऑफ़ कोर्स वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको जो है वो स्केल करूँ आगे जाके, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए आप बहुत ईज़िली स्केल कर सकते हैं। आपकी जो ऑडियंस है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ कनाडा में हो, वो पाकिस्तान में भी हो सकती है, वो यूके में भी हो सकती है, वो इंडिया में भी हो सकती है। तो ये इस वक़्त मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऑफ़ कोर्स मेरा जो जो विज़न है, जो प्लान है, वो ये है कि मैंने इसको स्केल करना है। स्लोली हर चीज़ बढ़ती रहती है। 4 साल हो चुके हैं इस जर्नी में मुझे। शुरू में जो है मतलब कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन लास्ट 2 ईयर से जो है वो रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ है, फीडबैक मिलना शुरू हुआ है, व्यूअरशिप बढ़ गई है। अभी रिसेंटली मैंने मंडे को यहाँ पे एक लोकल टीवी चैनल है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था अपने स्टूडियो में, जो कनेडियन इकोनॉमी की आउटलुक है उस पे बात करने के लिए। तो अब उस तरह से थोड़ा बहुत विजिबिलिटी मिल रही है, तो अपॉर्च्युनिटीज़ भी सामने आती जा रही हैं। तो आप अपना दैट्स कंटेंट माय खुद जर्नी। एडिट करते हैं? खुद ही सब वन मैन शो। गुड यार, दैट्स इम्प्रेसिव। अब वो जो मोहसिन हम बात कर रहे थे ना कि एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी मुश्किल है, आई कैन नॉट फिगर आउट कि ये और वली ये लोग कैसे कर लेते हैं आफ्टर डे जॉब। अपने इतना डिसिप्लिन चाहिए होता है इस काम के लिए,
एंड kudos to बहुत you ज़्यादा। guys कि आप साइड हसल का हक अदा कर रहे हैं बेसिकली। बहुत ज़्यादा। तो फिर How साथ में many फैमिली hours भी do you है। spend per week? कोशिश मेरी होती है कि मैं एटलीस्ट वीक में 3 वीडियोज़ तो मिनिमम डालूँ। तो उसमें होता है कि फिर ऑफ कोर्स टॉपिक रिसर्च करना, वीडियो का शूट करना, फिर उसकी एडिट करना, इस पूरे काम में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, एक वीडियो के ऊपर। और फिर अगर बीच में इस तरह की पॉडकास्ट आ जाए, तो पॉडकास्ट को एडिट करना थोड़ा ज़्यादा और लेंदी होता है, क्योंकि ये खुद लेंदी होती है, 1 घंटे से ऊपर की पॉडकास्ट है, तो उसको आप पहले एडिट करें, तो उसको दोबारा री-वॉच करें कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, तो ये आराम से 4-5 घंटे का काम है। तो So I can say 2 टाइम hours लगता है per इसमें। day you're sparing for your side hustle. बिल्कुल, Say ईज़िली। 3 hours. बिटवीन 2 टू 3 आवर्स। सो ये चीज़ लोगों को माइंड में रखनी चाहिए जो साइड हसल रूट पे जाना चाहते हैं कि यू हैव टू कमिट एंड बेसिकली डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा काम कि एक डिसिप्लिन तो दिन कर बहुत लिया ज़रूरी है 4 दिन कर कि लिया। बाज़ औक़ात नहीं दिल चाह रहा होता, आपके अंदर एनर्जी नहीं होती कि यार मैं पढ़ूँ, बैठ के रिसर्च करूँ, फिर मैं उसको शूट करूँ। लेकिन वो करना पड़ता है, अगर आपने कमिट किया हुआ कि यार मैंने हफ़्ते में 3 वीडियोज़ निकालनी है, तो निकालनी है, चाहे व्हाटएवर हैपेंस। तो फिर आपको किसी न किसी तरह जो है अपने आप को घसीटना पड़ता है। और यही पैशन है, मतलब यही मेरा पैशन है कि ये काम मुझे करना है, तो मैंने करना है। और अभी मैं इसको ऑफ कोर्स एक ज़हन में होता है कि आपको इससे मोनेटाइज़ेशन मिले, लेकिन फ़िलहाल 4 साल हो गए, मैंने अभी तक कुछ इसका सोचा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा इससे मोनेटाइज़ेशन जनरेट करनी है। ऑफ कोर्स वो गोल है मेरा, लेकिन मैं इसको अभी शॉर्ट टाइम के लिए सोच नहीं रहा। मैं अभी इसमें जो है वो मोमेंटम बिल्ड कर रहा हूँ, और वो आहिस्ता-आहिस्ता मोमेंटम बिल्ड होता रहता है। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कि मुझे एक लोकल टीवी चैनल से जो इंटरव्यू की ऑफ़र आई थी, तो ऑफ कोर्स अब वो जैसे-जैसे होराइज़न बढ़ेगा, तो और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ खुलती रहेंगी। तो दैट्स वेयर आई एम राइट नाउ। No, I think hats off यार, यासीन, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। और वो जो कंसिस्टेंसी है, दैट इज द गेम। कंसिस्टेंट बिल्कुल। होना ही तो गेम है सारा का सारा, और सबसे मुश्किल काम यही है। सबसे मुश्किल ये है कि हमने यहाँ अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। तो थैंक यू वेरी मच अली भाई, मोहसिन भाई, बड़ी ज़बरदस्त कन्वर्सेशन रही। और यही हमारा इसका यूनिकनेस है पॉडकास्ट की, कि एक बहुत ही यूनिक किस्म का आपको एक पर्सपेक्टिव सामने आपको मिलेगा, और हम सब की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है। इससे आप जो सीख सकते हैं, सीखिए, और अपनी ज़िंदगी में अमल कीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा हम इसी टाइम आपसे अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड। अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड